नमस्कार, मैं देवदास महापात्रा। आज का टॉपिक है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, कलर कोडिफिकेशन, केमिकल आइडेंटिफिकेशन। ये जो पांचों प्रोटोकॉल्स हैं ये आते हैं ईएचएस में। ईएचएस क्या है? एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है। जहाँ पे हम एक प्लांट में अगर काम करने जाते हैं तो पहले ये पांचों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हैजर्ड्स रहते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स रहते हैं, उसके बाद सेफ्टी हैजर्ड्स रहते हैं। तो ये सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि क्या क्या ये पॉइंट्स हैं और कैसे इसका प्रिकॉशन कर सकते हैं। पहला आता है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में बेसिकली आपको हर टाइप का सेफ्टी, कैसे प्लांट में काम करना है, कौन सा चीज कैसे कहाँ पे रखना है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेके अपने को प्लांट में जाना है। जैसे पीपीज हम लोग यूज करते हैं। पीपीज क्या होता है? पीपीज क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या आता है अपना? आपका पहला आता है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज, अगर आप सेफ्टी शूज यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब आप चलते रहेंगे या कहीं पे भी आपको हेवी ऑब्जेक्ट टकराने से आपका पैर में चोट लग सकता है, कोई भी केमिकल्स गिरने के कारण आपका पैर ये बर्न हो सकता है, उसके लिए सेफ्टी शूज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा हेलमेट्स। हेलमेट्स पहनने से क्या होगा? कोई भी हार्डन ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से गिरे या आप टकरा जाओ तो आपका हेड फटने से बच जाएगा, आप एक बहुत सारे इंजरी से बचेंगे। उसके बाद आता है गॉगल्स। कोई भी केमिकल यूज करने के टाइम में कुछ स्पिलेज हो जाए तो आंखों में नहीं जाएगा, उसके लिए गॉगल यूज करते हैं। इसके तरह बहुत सारे आर्थिंग रहते हैं। सेफ्टी, हम जो मटेरियल ट्रांसफर करते हैं तो आर्थिंग क्यों देते हैं? स्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है फ्लूइड्स में, उसको न्यूट्रलाइज, उसको ग्राउंडिंग करने के लिए आर्थिंग यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में आते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशन रहता है उसको आपको एक टॉपिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आगे चल के हम क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम का मतलब है कोई भी चीज, लेट आपका एक रिएक्टर है, और रिएक्टर में क्या है कि एक मोटर रहता है, और यहाँ पे यूटिलिटीज रहते हैं। यूटिलिटी इनलेट आउटलेट रहता है, स्ट्रीम है, इधर से आएगा, इधर से जाएगा। तो जब मोटर है, अगर मोटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो कभी भी ये ब्रेकडाउन आता है। सपोज एक कोई रिएक्शन चल रहा है और उसकी स्टैंडर्ड टाइम कुछ 12 आवर्स का उसका मेंटेनिंग स्टैंडर्ड है। अगर उस टाइम में मोटर का कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया, उसका ग्रीसिंग कपलिंग वगैरह चेक नहीं किया, इसका गियर बॉक्स को चेक नहीं किया गया है, ऑयल नहीं है, तो ये अगर बीच में अटक जाता है तो ये डेविएशन में जाता है। डेविएशन होने के बाद इसमें क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी में हैम्पर आता है, प्रोडक्ट टाइप में, इसके अपीयरेंस में हैम्पर आ सकता है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ इक्विपमेंट्स को करने के लिए। लेट यहाँ पे एक प्रेशर गेज है। अपने को प्रेशर गेज क्यों चाहिए? प्रेशर और वैक्यूम गेज, जिसको प्रेशर गेज बोलते हैं और एक कंपाउंड गेज बोलते हैं। कंपाउंड गेज में क्या होता है? वैक्यूम और प्रेशर दोनों दिखाता है, और प्रेशर गेज में खाली प्रेशर दिखाता है। लेट यहाँ पे हमने एक प्रेशर गेज हमने इंस्टॉल है, और ये कभी भी आपका कैलिब्रेटेड नहीं है, इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया गया, ये इसको खाली लगा के छोड़ दिया, बाद में उसको देखा ही नहीं है। तो लेट यहाँ पे कुछ प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसका बेंड्स चोक है या कुछ भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, मगर यहाँ पे हमको शो नहीं कर रहा है। अगर ऐसे केस में क्या होता है? ये हैजार्ड क्या होता है? ये एक्सप्लोसिव हैजार्ड रहता है, ये रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके लिए फैक्ट्रीज में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक शेड्यूल रहता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट कितने पीरियडिकली चेक होना चाहिए, उसका एक प्रोग्राम रहता है। उसके केस में ये बहुत जरूरी है, आपको कोई भी एक अननोन हैजार्ड, जो होने वाला हैजार्ड है, उसको रोकने के लिए उसको की जाती है। मेंटेनेंस एक्टिविटीज, फार्मा प्लांट और केमिकल इंडस्ट्री में मेंटेनेंस एक्टिविटीज क्या है? लेट हमको पता चला, अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ नहीं है, छोड़ो, मगर हमको ये पता चला कि ये गेज खराब है। जब ये गेज खराब है तो एक वर्क ऑर्डर किया जाता है।
वर्क ऑर्डर दिया जाता है मेंटेनेंस पर्सन को दिया जाता है। वो वर्क ऑर्डर में क्या रहता है कि उसमें मेंटेनेंस में भी डिपार्टमेंट है, जैसे इंस्ट्रूमेशन है, इलेक्ट्रिकल है और मेंटेनेंस है, फिटर्स के आजकल का। तो जो अभी प्रेशर गेज है तो इंस्ट्रूमेशन वाला चेक करेगा, इंस्ट्रूमेशन वाले को हम लोग वर्क ऑर्डर देंगे, वर्क ऑर्डर देने के बाद उसको बोलेंगे ये जो गेज है, ये गेज अभी काम नहीं कर रहा है, प्लीज चेक ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा। ये चेक करने के बाद हमको तुरंत, क्योंकि रिएक्शन चल रहा है तो फटाफट आके चेक करके जाएगा। तो उसके लिए फार्माकेमिकल में मेंटेनेंस एक्टिविटी बहुत एक्टिव रहते हैं, वो मेंबर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। आप वर्क ऑर्डर दीजिए, प्रायरेस्ट टाइम में आपका ये काम होगा जो मेजर्स काम है। अभी ये मोटर में अगर इशू है तो इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, इलेक्ट्रिकल बंदा आके यहाँ पे वर्क ऑर्डर देते ही मोटर का सब चेक करके जाएगा। तो उसके लिए मेंटेनेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहती है, उसमें वो सभी मेंटेनेंस के काम जो है उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। तो उसके बाद है कलर कोडिफिकेशन। कलर कोडिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कलर कोडिफिकेशन मिक्सअप और क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए कलर कोडिफिकेशन की जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है, कोई लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है पाइपलाइंस में, लेट ये जो ब्लू कलर का लाइन है, लेट ये एयर का है और उसके साथ ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, लेट नाइट्रोजन है। तो ये कैसा है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जब आरती इंडस्ट्रीज में था तो उस टाइम मैं शिफ्ट में नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट पे सिर्फ सेकंड करके गया था। मगर मेरे ही प्लांट में जो ये पीपी पाउडर प्रोसेसिंग एरिया है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। मैं आपको आज शेयर करूंगा इंसिडेंट। मैंने कलर कोडिफिकेशन होने के बाद भी कैसा इंसिडेंट होता है, उसके लिए क्या हमने कापा लिया, करेक्टिव एक्शंस लिया गया उस टाइम। तो उसके बाद से इंसिडेंट होना बंद हुआ। ये बात है 2013 या 14 के अराउंड ये बात है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझेंगे, रियल स्टोरी है, रियल है घटना, ये रियल घटना है। इससे बहुत बड़ा एक हज़ार्ड हुआ और उसके बाद से कभी हज़ार्ड नहीं हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक बंदे को हमने जब पीपी में हम भेजते हैं, पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में हम भेजते हैं, तो एक फुल गाउन रहता है, एक फुल एयर शूट रहता है, वो पॉलीप्रोपिलीन का रहता है, पैराशूट कपड़े का व्हाइट कलर का रहता है, येलो कलर का, कोई भी कलर का रहता है। तो उसमें क्या रहता है, ऐसा एक गाउन रहता है, ऐसा एक गाउन रहता है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी एक गाउन रहता है। तो गाउन में क्या रहता है, यहाँ पे एक पीयू कनेक्टर रहता है, पीयू कनेक्टर रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो एयर का लाइन था वो ब्लू कलर था और नाइट्रोजन का येलो कलर था। तो हम कैसा है, वो वहां पे जो ऑफिसर था वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वो जो वर्कर था पुराना था, वो कैजुअल जो था वो पुराना था। तो वो रेगुलर एक्टिविटीज करता था, मगर उससे क्या थोड़ी सी गलती हुई या वो माइंड वहां पे नहीं था या कुछ भी हुआ, उसका कैसे हुआ। तो उसने क्या किया, ये हरदम ये प्रैक्टिस था कि एयर वाला लाइन इसके अंदर डालना है। एयर का जो लाइन है इसमें इंसर्ट करने के बाद ये प्रेशराइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ब्रीदिंग एयर था, ब्रीदिंग एयर होने के बाद ये रहेगा एटमॉस्फेयर, उसको ऑक्सीजन रहेगा, वो कंटामिनेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेशन नहीं होगा और उसको इनहेलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि पाउडर है तो डस्टिंग होता है। तो वो सबसे प्रिवेंट करने के लिए सूट पहनते हैं। तो उसने क्या किया, ये एयर के बदले नाइट्रोजन का ट्यूब डाल दिया, नाइट्रोजन का ट्यूब डाल दिया। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम में वो बंदा उधर ही गिर गया, उसको बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ। उसको पता होगा क्यों हुआ। तो जब इन्वेस्टिगेशंस चालू हुए, उसको बाद में मेडिकल लिया गया, वो ठीक हो गया, बाद में 1 आध महीने में वो ठीक हो गया।
वो सब हुआ, मगर वो इंसिडेंट हुआ क्यों? हमने कलर कोडिफिकेशन तो किया था, फिर भी क्या गलती हुई कि इसके कारण इतना बड़ा हैजर्ड, वो मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो कैसे ये कलर कोडिफिकेशन के बाद भी हैजर्ड्स होता है, और कलर कोडिफिकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या था, एयर के लाइन के लिए हम लोग ब्लू कलर का ट्यूब यूज करते थे, ब्लू कलर का ट्यूब यूज करते थे, पीयू ट्यूब। पीयू ट्यूब रहता था, उसमें 6 mm का उसमें कनेक्टर लगा रहता था। यहाँ पे अपना 6 mm का कनेक्टर था और यहाँ पे 6 mm का कनेक्टर था। और नाइट्रोजन के लिए भी सेम ब्लू कलर का लाइन पाइप यूज करते थे, वहां पे येलो कलर के ट्यूब थे, मगर सेम कनेक्टर होने के कारण इसमें भी 6 mm का था, उसके लिए हम सेम एक ही ट्यूब को आलसी के कारण हम लोग वही यूज कर देते थे। तो वो लड़का ट्यूब लेके आया ब्लू कलर का, और खाए गाय में उसने क्या किया, नाइट्रोजन में पर्च कर दिया। पर्च करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो जब हमारा ये हुआ, मीटिंग बैठा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इंसिडेंट तो हो गया। अब इंसिडेंट हो गया तो उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं, मगर आगे कैसे इंसिडेंट नहीं होगा उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। हमने क्या किया, जितने भी एयर के लाइन थे उसमें 6 mm का जो कनेक्टर था उसको रिप्लेस किया। हमने बनाया उसको 8 mm का किया, कनेक्टर को 8 mm का बनाया। उसके बाद जितने भी ब्लूटूथ 6 mm के थे सबको डिस्कार्ड कर दिया, 8 mm को ही हमने चालू रखा। उसके बाद नाइट्रोजन में 6 mm के येलो कलर के पीयू ट्यूब्स को लाया गया, येलो कलर के पीयू ट्यूब्स को। उसके बाद नाइट्रोजन में येलो कलर का पीयू ट्यूब विद 6 mm, तो इसको 8 mm करने के बाद हमने एयर शूट में भी 8 mm का प्रोविजन कर दिया। 8 mm का प्रोविजन करने के कारण अभी कभी भी वो चाह के भी ये गलती नहीं होगा कि 6 mm का ट्यूब 8 mm में लगेगा, नहीं लग सकता है। तो ये दो चेंजेस करने के बाद उसके बाद कभी भी ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो ये हमने एक दिन में नहीं सीखा, ये एक्सीडेंट्स हुए, ये बहुत बड़ा लर्निंग्स है। इंसिडेंट से ही आपको लर्निंग मिलेगी, लर्निंग से ही आप आगे एक बड़ा हैजार्ड, एक बड़ा ट्रबल्स में आप उसको कैसे उस रास्ते से निकल सकते हो, ये जानकारी मिलेगी आपको। तो ये कलर कोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस में। अभी ये एयर का लाइन लीकेज है, अगर कलर कोडिफिकेशन नहीं है, एयर का लाइन भी प्रेशर करेगा, नाइट्रोजन का लाइन भी प्रेशर करेगा, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा एयर है कि नाइट्रोजन है, जब तक मार्किंग नहीं रहेगी, जब तक आप सोर्स को ढूंढ के लाइंस पकड़ोगे नहीं। तो एयर का लाइन लीकेज है, और कोई अननोन पर्सन है जिसको प्लांट्स का नहीं है, वो वर्कर है, कैजुअल है या नया बंदा है, तो वो अगर प्लांट में जाता है, अगर वो लाइन लीकेज है तो कैसा इन्फॉर्म करेगा? वो बोलेगा क्या, अरे सर क्या हो रहा है, वो लीकेज कुछ तो कर रहा है। अगर बीच में कोई लाइन फट गया है, अगर नाइट्रोजन का लाइन फटा है तो बहुत कॉस्टली है, नाइट्रोजन एयर कॉस्टली है, एयर तो कंप्रेसर से निकल जाता है, नाइट्रोजन के लिए मशीन बिठाने पड़ते हैं, टैंक कोई सिलेंडर चलाते हैं, तो कॉस्टली है। तो ये नाइट्रोजन का और एयर को लीकेज हो गया, नहीं तो मिक्सअप हो गया, कहीं से आपका एक लाइन गया है, लेट यहां पे एक लाइन गया है, जो मेन हेडर है, मेन हेडर से लाइन गया है एयर का। अभी फैब्रिकेशन वाले पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, लेट वहां पे फैब्रिकेशन का जो बंदा है, जो वर्कर है, जो फिटर्स है, वो क्या आएगा, और मेन लाइन से एक नाइट्रोजन का गया है और एक एयर का गया है और एक नाइट्रोजन का गया है। लेट उसको मेन हेडर से एक नया लाइन बनाना है, और एक यहाँ पे पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में इसको एक लाइन डालना है ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग एयर का लाइन डालना है। अगर इसमें कलर कोडिफिकेशन ये मेन हेडर में नहीं रहेगा, गलती से हो सकता है ये नाइट्रोजन का लाइन कोई टैपिंग कर दे,
नाइट्रोजन के लाइन को टैपिंग कर दे तो आप ये कितना भी कुछ कर लो, अगर मेन सोर्स ही तकलीफ दे देगा तो यहाँ पे इंसिडेंट होंगे ही होंगे। क्योंकि वो कैसे जानेगा नाइट्रोजन की एयर है, ऑक्सीजन मीटर नाइट्रोजन मीटर लाके डालेगा, कैसे जानेगा? तो अगर मेन हेडर में आपका कलर कोडिंग नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू है, इंसिडेंट से बहुत बड़ा हैजार्ड है। उसके लिए कलर कोडिफिकेशन प्लांट्स में होना बहुत जरूरी है। जैसे सॉल्वेंट्स के होते हैं, अभी सॉल्वेंट है, जैसा आपको मिथनॉल है और इथेनॉल है, ये दो टैंक्स में सॉल्वेंट है। इसको हम ए देते हैं, इसको बी देते हैं। ये टैंक ए है, ये बी है। इसका लाइन जाके प्लांट में जा रहा है, इसका भी लाइन प्लांट में गया है। यहाँ पे मिथनॉल है और यहाँ पे इथेनॉल है। लेट एक बैच में हमको इथेनॉल 500 लीटर लेना है, इथेनॉल 500 लीटर लेना है हमको। तो अगर कलर कोडिंग नहीं है, वो टैंक से गया, अगर प्लांट के साइड में कोई वाल्व्स है जहां पे हमारा फ्लो अंदर प्लांट को लेता है, अगर यहाँ पे कलर कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, वो मिथनॉल के जगह पे इथेनॉल चार्ज कर देगा। अभी अपने को इथेनॉल लेना है 500 तो मिथनॉल चार्ज कर देगा। तो ये जो है मिक्सअप, इसको बोलते हैं मिक्सअप। ये मिक्सअप के लिए कलर कोडिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे ये तो हो गया सॉल्वेंट्स का, हो गया ये यूटिलिटीज का हो गया। मटेरियल भी मिक्सअप हो सकते हैं, उसके लिए हमको लेबलिंग किया जाता है। जैसे क्रूड का माल है, उसको हमने ब्लू कलर ड्रम में रखा है, उसमें लेबल्स लगाए हैं। अगर लेबल्स और ड्रम में नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, क्रूड और प्योर में माल मिक्सअप हो जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कलर, ड्रम्स का कलर चेंज कर देते हैं। अगर रेगुलर बैचेस है, जैसे हमको हर दिन 2-3 हजार किलो निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कलर ही चेंज कर देते हैं ड्रम का। ड्रम का कलर चेंज करने से क्या होता है, एक छोटे लेबल से लेबल अगर देखा नहीं, गलती हो गया तो कलर के माध्यम से वो गलती कभी भी नहीं होगा। कलर अगर ब्लू और रेड रख दिया जाए, ब्लू को हम बोल रहे कि क्रूड है और रेड को फाइनल है, तो कभी भी मिक्सअप नहीं होगा कि भाई इसका मटेरियल हमने क्रूड का मटेरियल प्योर में चार्ज कर दिया, प्योर का मटेरियल क्रूड में चार्ज कर दिया। तो उसके लिए कलर कोडिफिकेशन फाइनल प्रोडक्ट का भी की जाती है। उसके बाद आता है केमिकल आइडेंटिफिकेशन। केमिकल आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? अभी मिथनॉल के टैंक में अगर हम लोग मिथनॉल नहीं लिखे हैं तो कैसे पता चलेगा वो मिथनॉल है क्या? वो क्या हर स्मेल करके मिथनॉल का या जीसी का सैंपल दे दे के चेक करेगा क्या? तो उसके के लिए हर केमिकल का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा नाम देवदास नहीं रहता तो मेरे को क्या बुलाते लोग, अरे इधर आ। अगर मेरे साथ 10 लोग रहते, अरे आ इधर आ बोलता, तो 10 लोग ही आ जाते ना। उसके लिए मम्मी पापा ने नाम दिया, एक आइडेंटिफिकेशन दिया। उसी तरह केमिकल का आइडेंटिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। क्या मिथनॉल फ्लेमेबल है, तो वो टैंक में लिखना है फ्लेमेबल। वो कौन से इंडेक्स में आता है, उसका कलर कोडिफिकेशन क्या है, कौन से इंडेक्स में आता है, फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, कोरोसिव है, क्या है, उसका पूरा चार्ट लगता है हर टैंक में, हर स्टोरेज के प्लेसेस में। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक 5 चीजें हैं। मैंने आपको आज एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको पहले बेसिक बताया कि कैसे क्या होता है, क्या जानना जरूरी है। एक जो फ्रेशर है जाना चाहता है फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में, तो ये मेन चीजें हैं जो स्टार्टिंग बेसिक जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में अंदर डीप में समझेंगे कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या क्या चीजें रहती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा डीपली। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बनाएंगे। ऐसा ये टॉपिक पूरा ये 5 कवर करूंगा डीपली।
तो मैं आपको हैंड होल्डिंग देना चाहता हूं कि आप बेसिक से फंडामेंटल से लेके आगे ग्रो कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फटाफट सब्जेक्ट में लाके रिएक्टर में समझा दूंगा, यूटिलिटीज में समझा दूंगा, रिएक्शन बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप फ्रेशर हो। ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे YouTube चैनल्स में बनाया जाता है, मगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छा बताऊं, कुछ डीपली आपको समझाऊं, जिसके कारण आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। और आशा करता हूं ये आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कुछ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।